सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले कि करंट मार्केट सिचुएशन में मार्केट क्यों गिर रहा है, मार्केट और कितना गिरेगा, अगर पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करने हैं या नहीं करने, अगर करने हो तो क्या चेंजेस करने चाहिए, पूरे डिटेल्स आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हो या सेव करके रख सकते हो। बट उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। हमें 1000 तक काउंट पहुंचाना है, तो सभी से प्लीज रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी स्क्रीन के ऊपर इमीडिएटली देखते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, ये डाटा है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, वो उसे कहते हैं मीन रिवर्जन। ये आपको कोई टॉपिक नहीं बताएगा, ये इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप मीन रिवर्जन आपको एक बार पता चला तो आप मार्केट को 50% आप समझ लो कि आप समझ सकते हो। मतलब कोई आपको चार्ट देखने की जरूरत है नहीं, कुछ देखने की जरूरत है नहीं। मीन रिवर्जन इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब ये आपके सामने ये डाटा दिख रहा है। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का डाटा है। यहाँ पर अक्टूबर 2024 में उन्होंने लगभग 1,04,000 करोड़ की सेलिंग की है। अगर आप ये डाटा देखोगे तो ये स्टॉकेज नाम या फिर स्टॉकेज की वेबसाइट है, यहाँ से आप डाटा देख सकते हो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। उतनी सेलिंग एफआई ने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि आप ग्लोबल नाम सुनते हो, ब्लैक रॉक है, ब्लैकस्टोन है, या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म से ये इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, या फिर इनको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हम कहते हैं। ठीक है, ये इतनी बड़ी सेलिंग एफआई ने कोरोना के समय में 2022 में भी नहीं किया था। इतनी बड़ी सेलिंग एक मंथ में उन्होंने किया है। तो इसका रीजन ये है कि इंडियन मार्केट स्लाइटली एक ओवर वैल्यूड सिचुएशन में है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर रिलायंस स्टॉक का प्राइस 4,000 रुपीज चल रहा है, बट फेयर वैल्यू अभी करंट मार्केट प्राइस तो 4,000 है, बट अगर उसका फेयर वैल्यू 3,500 है, तो लॉन्ग टर्म में 5 महीने में 6 महीने में रिलायंस का प्राइस नीचे गिरेगा, 3,500 तक वो आएगा ही आएगा। इसे कहते हैं कि मीन रिवर्जन। अगर इंडियन मार्केट एक ओवर वैल्यूड सिचुएशन में है, तो वो लॉन्ग टर्म में 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में वो ओवर वैल्यूड से एक फेयर वैल्यू सिचुएशन में आता है। उस समय मार्केट में गिरावट आती है, ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज है। जब मार्केट अंडर वैल्यूड सिचुएशन में, कोई भी अनसर्टन सिचुएशन होती है, मार्केट जब नीचे गिरता है तब अंडर वैल्यूड होता है। जब मार्केट एक लंबे समय के लिए बुल रन में होता है, एक अप ट्रेंड में होता है, तब उसे ओवर वैल्यूड हम कह सकते हैं। तो मार्केट रिवर्जन आता है एक मीन पर, एक एवरेज प्राइस पर मार्केट को आना ही पड़ता है। ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज है। अभी इसका और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, इन्होंने इतना पैसा निकाला, 1,00,000 करोड़ की सेलिंग की है। नॉट अ स्मॉल अमाउंट। इतनी, मैंने फिर से कहता हूँ कि इतनी बड़ी सेलिंग उन्होंने कोरोना के समय में भी नहीं सेलिंग किया था। तो ये पैसा चला कहाँ गया? तो ये पैसा चला गया चाइना के इंडिया स्टॉक मार्केट में चला गया, फिर चाइना में इन्वेस्टमेंट हुआ। क्यों हुआ? कि सेम सिचुएशन में इंडिया का मार्केट ओवर वैल्यूड था, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को एक अलग न्यूज या फिर अलग अपॉर्चुनिटी मिली कि चाइना का गवर्नमेंट चाइना में बहुत बड़े कैपेक्स कर रहा है। उनकी इकोनॉमी एक स्लो डाउन सिचुएशन में थी कि उधर मैन्युफैक्चरिंग स्लो हुआ था, ये सभी चीजें स्लो स्लो हुई। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ह्यूज पैसा अनाउंस कर दिया उनके बिजनेसेस के लिए। आप लोन कह सकते हो कम इंटरेस्ट रेट में, चाइना में इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ। उसके बाद बहुत सारे चाइना ने एक फंडिंग स्टार्ट की उनके बिजनेसेस के लिए पूरी इकोनॉमी में, ताकि उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो सके। जब इकोनॉमी या फिर जब ऐसा कोई गवर्नमेंट स्टेप्स उठाता है, तब सेम सिचुएशन में मार्केट आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगा। तो इंडियन मार्केट ओवर वैल्यूड था, चाइना का मार्केट एक बूस्ट सिचुएशन में या फिर ग्रोइंग सिचुएशन में जाने वाला है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ये पैसा इंडिया से निकालकर चाइना में लगा दिया। ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज है। अभी इसका इफेक्ट क्या होता है कि मार्केट थोड़े स्लाइटली गिरते हैं। मैं आपको एक अभी डाटा दिखाता हूँ। ये ईटी मनी की वेबसाइट है। ईटी मनी की वेबसाइट में अगर आप कोई भी, हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें, ठीक है, तो ये सभी वैल्यू फंड्स है। वैल्यू फंड में अगर आप एक मंथ का रिटर्न देखोगे, तो एवरेजली क्वांट का वैल्यू फंड है 6.73%, लगभग 6% निगेटिव है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 4.5, लगभग 5, बंधन स्टर्लिंग लगभग 5, टेम्पल्टन इंडिया वैल्यू फंड लगभग 5%, जेम वैल्यू 5%। ऐसे सभी जो फंड्स है म्यूचुअल फंड्स में, आप म्यूचुअल फंड अगर पिछले 2-3 महीने में अगर आपने खरीदा होगा, तो वो लगभग लगभग 5-6-7% से उतना गिरा होगा। अभी बहुत सारे फंड्स कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड में, मुझे मालूम है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप सभी चीजें आप होल्ड करते हो। तो मैं फिर से कहता हूँ कि वीडियो लंबा हो सकता है। क्या करना है, कैसे करना है, ये सभी चीजें हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। बिजनेस साइकिल फंड अगर देखोगे तो एवरेजली सभी फंड्स 5% से नेगेटिव है ऑन एन एवरेज। ठीक है, यहाँ पर अगर आप स्मॉल कैप देख रहे हो तो स्मॉल कैप में गिरावट थोड़ी कम है,
ऑन एन एवरेज 3 to 4% गिरा है। अगर आप यहाँ पर मिड कैप देखते हो तो मिड कैप भी एवरेजली 6% से गिरा हुआ है। कहीं 5% है, कहीं 7% है, कहीं 6%। ठीक है। उसके बाद अगर बैलेंस एडवांटेज फंड देखते हो तो बैलेंस एडवांटेज फंड एवरेजली 2% से 2.5% से गिरा हुआ है। अब मैं आपको मीन रिवर्जन क्या होता है ना, ये आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप मार्केट देखते हो तो निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 के चार्ट में आपको मीन रिवर्जन फाइंड करना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 2008 से डाटा लेते हैं, ठीक है। एक क्राइसिस हुआ 2008 का, फाइनेंशियल क्राइसिस था। उसके बाद मार्केट ऊपर गया। यहाँ पर ये 1 मंथ का एक कैंडल होता है, ध्यान में रखना कि ये बहुत स्टैटिक डाटा है, नॉइज बहुत एलिमिनेट किया है क्योंकि 1 मंथ का एक कैंडल है। यहाँ पर मार्केट ने अप ट्रेंड किया, अप ट्रेंड के बाद साइडवेज आया, साइडवेज को ही हम मीन रिवर्जन कहते हैं। या फिर उसके बाद थोड़ा मार्केट ऊपर आया, मार्केट नीचे गिरा, ठीक है। उसके बाद ऊपर गया, यहाँ पर थोड़ा साइडवेज स्पेंड किया, मीन रिवर्जन इसी को कहते हैं। जब मार्केट अप ट्रेंड होता है उसके बाद पॉज मार्केट को लेना ही पड़ता है। उसके बाद फिर से अप ट्रेंड आया, यहाँ पर साइडवेज या थोड़ा रिवर्जन करेक्शन आया, उसके बाद मार्केट ने फिर से अप ट्रेंड आया, उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज सिचुएशन में था। उसके बाद कोरोना, कोरोना के बाद इंडियन मार्केट में 2000 लगभग 21 के एंड में अप ट्रेंड के बाद मार्केट पूरा 4 5 6 महीने के लिए साइडवेज ट्रेंड में चला गया। उसके बाद मार्केट में फिर से अप ट्रेंड आता है और यहाँ पर मार्केट रिवर्जन या फिर मीन रिवर्जन एक साइडवेज सिचुएशन में मार्केट चला गया है। ये सभी चीजें इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब मार्केट में मीन रिवर्जन या फिर मीन एक डाउन ट्रेंड सिचुएशन आती है, तभी सबसे ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जो लमसम इन्वेस्टमेंट होता है, आपको मार्केट में सडन क्रैशेस नहीं दिखते कि हर साल या हर 6 महीने में क्रैश आएगी, नहीं। आपको इन्वेस्टमेंट आपका लमसम मीन रिवर्जन सिचुएशन में ही होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले आपका निफ्टी का पी वैल्यूएशन देखते हैं, क्या निफ्टी ओवर वैल्यूड है। अगर आप प्रॉपर देखोगे तो निफ्टी ये ब्लू लाइन या फिर डार्क ग्रीन लाइन है, ये आपका पीई रेशो है। पी रेशो अगर आप देखोगे तो स्लाइटली 23 22 उसके आसपास है, 22.50 23 के आसपास है। तो मार्केट बहुत ही बड़ा ओवर वैल्यूड है नहीं, बट मार्केट में छोटे मोटे करेक्शन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मैं, हमारा क्वेश्चन ये था कि अभी करना क्या चाहिए, ठीक है। ये तो समझ समझ में आया कि मार्केट क्यों गिरा। तो मार्केट में ओवर वैल्यूएशन के कारण गिरा। उसके बाद मार्केट क्या और नीचे गिरेगा, मार्केट और नीचे नहीं गिरेगा, मार्केट एक साइडवेज रेंज में जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो प्लेयर होते हैं, ये बहुत स्लोली सेलिंग नहीं करते। अगर उनको पैनिक सेलिंग करनी है या फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, तो एकदम से वो सेलिंग करते और 1,00,000 करोड़ की 1,00,000 करोड़ की सेलिंग बहुत ही बड़ी लेवल पर सेलिंग हुई है, वो छोटी सेलिंग नहीं है, ठीक है। 1,00,000 नहीं, 1,00,000 करोड़ की सेलिंग, सॉरी। उसके बाद आते हैं कि क्या पोर्टफोलियो में चेंजेस करने चाहिए। यहाँ पर इस सिचुएशन में पोर्टफोलियो में बहुत ही जबरदस्त चेंजेस होने चाहिए। आपका पोर्टफोलियो, मैं कहता हूँ, बैलेंस लेवल पर होना चाहिए। अब पिछले 4 सालों में, पिछले 3 सालों में बहुत लोगों ने क्या क्या होगा, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट होगा, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट होगा, उनका फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगा, बैलेंस एडवांटेज में, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में बहुत कम होगा। तो उनका शिफ्ट वहां पर होना चाहिए। अभी मैं थोड़ा वीडियो को स्ट्रेच करता हूँ और मैं आपको बता दूं कि कैसा वीडियो होना चाहिए, कैसा पोर्टफोलियो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने पॉइंट्स मेंशन किए कि क्रिएट बैलेंस पोर्टफोलियो। अभी बैलेंस पोर्टफोलियो का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। आपका बैलेंस पोर्टफोलियो मतलब आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप होना चाहिए, लार्ज कैप होना चाहिए, आपका स्मॉल कैप होना चाहिए, फ्लेक्सी कैप होना चाहिए। ये सभी होने चाहिए विद अ प्रॉपर प्रोपोर्शन। जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा होता है, मान लो 1 CR का है, 2 CR का है, छोटे मोटे पोर्टफोलियो के लिए नहीं, 5 10 लाख या 20 लाख के लिए नहीं बता रहा हूं मैं। जो आपका पोर्टफोलियो एक कंसिस्टेंटली बड़ा होता है, 1 CR 2 CR 3 CR के आजू बाजू में जाता है, तो आपका पोर्टफोलियो साइज बहुत ही स्टेबल होना चाहिए। आपके पास मिड कैप का 25% के ऊपर प्रोपोर्शन नहीं होना चाहिए, स्मॉल कैप का आपका प्रोपोर्शन 20% के ऊपर होना नहीं चाहिए। आपके पास 10% का हमेशा, यहाँ पर मैं सभी के लिए कॉमन नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट एक ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि मिड कैप 25% से ऊपर नहीं, स्मॉल कैप 20% के ऊपर से नहीं। हमेशा आपके पास 10% का डेट फंड होना चाहिए, आप उसे लिक्विड फंड कह सकते हो, ठीक है। आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में डालो या फिर कहीं पर भी डालो, 10% मिनिमम हो सकता है। मैं तो प्रेफर करता हूँ कि 15% आपके पास होना चाहिए। अभी 15% क्यों, ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है, ट्रिकी क्वेश्चन है कि क्यों होना चाहिए। जब मार्केट में अनसर्टन सिचुएशन में आपका पोर्टफोलियो नीचे गिरता है, तब तब तो आपका जो बाकी पोर्टफोलियो गिरेगा, बट आपका 15% लिक्विड फंड में था, वो तो उतना का उतना ही रहेगा या फिर आपको रिटर्न देगा, क्योंकि वो डेट है। डेट मार्केट अगर नीचे गिरता है तो डेट नीचे गिरता नहीं है, या फिर बॉन्ड वैल्यू नीचे गिरती नहीं है, तब वो बेचकर इक्विटी में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो।
आप एज़ अ कैश होल्ड कर रहे हो एक बॉन्ड के मतलब बॉन्ड के फॉर्म में आप कैश होल्ड कर रहे हो। जब आपको अपॉर्च्युनिटी मिली, बॉन्ड को सेल कर दिया, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। वो आप बिज़नेस साइकिल फंड करो, मिड कैप करो, स्मॉल कैप करो, कहीं पर भी आप वो कर सकते हो। ठीक है? फ्लेक्सी कैप होने चाहिए। आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट कंजर्वेटिव हाइब्रिड और हाइब्रिड होने चाहिए। अभी यहाँ पर लिखा है मैंने ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव मैं आपको कंजर्वेटिव हाइब्रिड और हाइब्रिड फंड से उसके बारे में बताता हूँ। आपका पोर्टफोलियो मान लो 1 सीआर का है, ठीक है? 1 सीआर का पोर्टफोलियो थे, 1 सीआर में 20 लैक्स आपको 10 साल के बाद लगने लगने वाले हैं। तो वहां पर आप इक्विटी की इन्वेस्टमेंट करोगे, उसमें से 30 लैक्स आपको 2 साल के बाद लगने वाले हैं। तब आप अनसर्टन सिचुएशंस के लिए रिस्क नहीं ले सकते। तब आपका इन्वेस्टमेंट बैलेंस एडवांटेज फंड में होना चाहिए, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स के कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में होना चाहिए, जहां पर कितना भी अनसर्टन सिचुएशन आता है मार्केट में, तो आपको बहुत बड़े लॉसेस नहीं होंगे। आपका पोर्टफोलियो अगर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिया, तो अगर उतना का उतना ही रहेगा। अगर आप अनसर्टेन सिचुएशन मार्केट में देखते हो, कोरोना के समय 40% 50% के क्रैश आते हैं। बट यही कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स आपको कंसिस्टेंटली 10-12% की रिटर्न देते हैं, बट आपके मार्केट में बहुत बड़े लॉसेस होते नहीं है। तो आपका पैसा इन्वेस्ट करने में आपका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं कितना पैसा कितने समय के लिए कौन सा पैसा कौन से समय के लिए, कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये बिल्कुल रिस्क अभी मत लेना। मैं बता रहा हूँ कि मीन रिवर्जन्स आते हैं। इंडियन मार्केट ऐसा पूरे वर्ल्ड में इंडियन मार्केट ऐसा नहीं कि इंडिया में ही ग्रोथ है। बाकी बहुत दूसरे कंट्रीज है जहाँ पर ग्रोथ है। एफआई या फिर जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन है उनको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती कि हम कंटिन्यूअसली इंडिया में ही पंप करेंगे पैसा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर जहाँ पर भी उनको थोड़ा बहुत भी लगता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, वो इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। ये चीज़ें आपको बहुत फोकस वे से देखना चाहिए। मैं आपको क्या कह रहा था कि आपका पैसा ऑब्जेक्टिव के थ्रू लगना चाहिए कि मान लो मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर 10 साल के लिए चाहिए तो आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्मॉल कैप, मिड कैप ले सकते हो। 5 साल है तो फ्लेक्सी कैप करो या फिर प्रोपोर्शन आपके बहुत सटल होने चाहिए। आपके पास कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स होना चाहिए, बिजनेस साइकिल फंड होना चाहिए, बैलेंस एडवांटेज फंड होना चाहिए। आपका मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होना चाहिए। मल्टी एसेट एलोकेशन में आपका इक्विटी, डेट, कमोडिटी होता है। ये बिल्कुल मिस मत मत करना क्योंकि अनसर्टेन सिचुएशन में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपको एक थोड़ा हेजिंग का बेनिफिट देते हैं। क्योंकि जब इक्विटी मार्केट नीचे गिरता है तो डेट तो आपको सिक्योर्डली रिटर्न देता है, आपको कमोडिटी भी थोड़ा बहुत अच्छा रिटर्न देता है। ये हमने पिछले 2 सालों में, 3 सालों में गोल्ड के बारे में देखा है कि गोल्ड के प्राइसेस बहुत ही आपको हेल्पफुल रिटर्न देने के लिए उन्होंने हेल्प किया है। ठीक है? उसके बाद आते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अब ये डाइवर्सिफिकेशन ऐसा नहीं कि आपको 10 स्कीम लेके रखना है, 10 स्कीम लेके रखना है ऐसा नहीं है। आपको हर कैटेगरी के 2 स्कीम, मिनिमम 2 स्कीम लेके रखना है। अगर मिड कैप हो तो मिड कैप के 2 स्कीम रखना रखना है। अगर आपके स्मॉल कैप है तो 2 स्कीम, आपके फ्लेक्सी कैप हो तो 2 स्कीम, आपके स्मॉल कैप हो तो 2 स्कीम, बिज़नेस साइकिल फंड है तो 2 स्कीम। आप डेट में एक एक रख सकते हो, आपका बैलेंस एडवांटेज फंड में भी 2 स्कीम होना चाहिए। ये बिल्कुल भी मिस मत करना। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड से में आप 1 स्कीम रख सकते हो। अभी डाटा, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, ये कहीं न कहीं जब आप बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेरी सैलरी आती है और मैं इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ, बिल्कुल नहीं। आपको कोई तो मेंटर होना चाहिए, गाइड होना चाहिए। मान लो बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट हाउसेस होते हैं, उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, उनकी सर्विसेज़ ले सकते हो कि आपका इन्वेस्टमेंट बहुत सटल होना चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि कोई म्यूचुअल फंड जो एडवाइज़र्स होते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो रैंडमली इन्वेस्टमेंट करवाते हैं लोगों के साथ कि हाँ, हमारे साथ जुड़ जाओ, हम आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो पोर्टफोलियो बैलेंसिंग नहीं करवाते। मतलब सभी लोग ऐसे नहीं होते बट मेजॉरिटी लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि उनको खुद को नॉलेज नहीं होता कि कब कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके पोर्टफोलियो में। मैं फिर से कहता हूँ कि जिनका बड़ा पोर्टफोलियो है, 1 सीआर का है, 2 सीआर का है, 5 सीआर का है, उनको ये बड़े-बड़े फ्लक्चुएटिंग सिचुएशंस में हैम्पर उनका पोर्टफोलियो होता है। ठीक है? तो आपके पास एक ऐसा गाइड होना चाहिए, मेंटर होना चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट हाउसेस है, उनका आपको सपोर्ट होना ही चाहिए। आपने उनका सर्विसेज़ परचेज़ करना ही चाहिए, जब आपका बड़ा पोर्टफोलियो है। ठीक है? अभी फिर से मैं 4 क्वेश्चन्स पर आता हूँ। हमें हमें पता चला कि मार्केट क्यों गिर रहा था और मार्केट कितना गिरेगा। मार्केट क्यों गिर रहा था तो ओवर वैल्यू सिचुएशन क्यों गिर रहा था तो चाइना के कारण ओवर वैल्यूड के सिचुएशन के कारण। सेकंड क्वेश्चन, क्या मार्केट और नीचे गिरेगा। मार्केट अब एक साइडवेज ट्रेंड में जाएगा, थोड़ा बहुत मार्केट करेक्शन कर सकता है। ये 100% चीज है कि मार्केट करेक्शंस देता है। ठीक है? अभी पोर्टफोलियो में चेंजेस करने 100% पोर्टफोलियो में चेंजेस करने चाहिए। क्या चेंजेस करने चाहिए तो बैलेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए आपका।
जब आपका बैलेंस पोर्टफोलियो है तो लॉन्ग टर्म में आपके सस्टेनेबल रिटर्न मिलते हैं। आपका गोल बहुत ही सिंपल होना चाहिए। मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था कि आपके पोर्टफोलियो को आपको कंपेयर कैसे करना है। अगर एवरेज कैटेगरी रिटर्न से आपका पोर्टफोलियो अच्छा चल रहा है, मान लो कैटेगरी रिटर्न, मिड कैप की कैटेगरी रिटर्न, एवरेज कैटेगरी रिटर्न 20% की है, आप 20% हो पोर्टफोलियो को या फिर आपके फंड को चेंज नहीं करना। जब कैटेगरी से वो अंडर परफॉर्मिंग कर रहा है 1 साल, 1.5 साल, तो ही आपको हाथ लगाना है। आपको लोगों को कंपेयर नहीं करना और ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टेड रहना है। म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल इन्वेस्टेड ही नहीं रहते। आप लोग, अगर आप मेजॉरिटी लोग देखोगे तो 5 साल में पूरा पैसा विथड्रॉ करेंगे और कुछ दूसरे काम में या फिर यूज करेंगे। पोर्टफोलियो का गोल, ये ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है कि आपका पैसा कंपाउंडिंग से बढ़ता है। आपके 2-3% साल के कम ज्यादा रिटर्न से कुछ नहीं होता। जितना बड़ा पोर्टफोलियो रखोगे तो उतना बड़ा कंपाउंडिंग होगा, ये ध्यान में रखना। कुछ भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करना और फिर से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।